तो नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत है आप सबका क्रिकेट 24 के एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं दोस्तों वो यही होगा कि कल जो मुकाबला खेला गया सीएसके बनाम एसआरएच, इस मैच का हम रिव्यू करेंगे और तो और दोस्तों आज के जो दोनों मैचेस हैं हम इन दोनों मैचेस को भी कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट 24 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिला करें। तो चलिए दोस्तों, पहले हम एक बार फिर से मेन्यू डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देख रहे हैं, तो अगर हम उस पर मेन्यू पे डिस्कस करें तो सबसे पहले हम करेंगे कि सीएसके और जो एसआरएच मैच हुआ इस मैच का रिव्यू करेंगे। फिर इसके बाद सीएसके ने जिन इश्यूज़ को एड्रेस किया उसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है और एसआरएच के पास क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं इस बात के ऊपर बात करेंगे। फिर अगर हम जाएंगे यहाँ से मुंबई और केकेआर के मुकाबले के बीच, वहाँ से करेंगे प्लेयर टू वॉच आउट फॉर और वहाँ पे करेंगे प्रिडिक्शन। यही सब हम चीज़ें करेंगे दिल्ली और केकेआर के मैच के बीच और लास्ट में हम करेंगे टॉप फैंटेसी पिक्स जैसे कि हमने कल की थी। तो दोस्तों लेकिन मैं टॉप फैंटेसी पिक्स में आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि आप अपने रिस्क पे उन फैंटेसी पिक्स पे आज जाएंगे। अगर आपको फाइनेंशियल लॉस होता है या फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्दी से चलते हैं दिल्ली के मैदान में जहाँ पे खेला गया ये कल का काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच जो था सीएसके बनाम एसआरएच के बीच। और यहाँ पे काफ़ी सरप्राइजिंगली चीज़ें हुई। प्लेइंग 11 में चेंजेस हमें देखने को मिले दोनों ही टीमों में से, जैसे कि उम्मीद थी। एसआरएच में मुझे जो उम्मीद थी उससे थोड़ा अलग चेंजेस हुए, लेकिन चेंजेस हुए। तो एसआरएच के जो कप्तान डेविड वार्नर है उन्होंने टॉस जीता और टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया। और यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी हुई कि अगर आप टॉस जीतते हैं आप एक बार फिर आपके हाथ में आया मौका गंवा रहे हैं, जैसे कि आपने पहले दो मैचेस में किया था। पहले दोनों मैचेस में आपको टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला करना चाहिए था, वहाँ पे आपने गेंदबाजी का फैसला किया। और यहाँ पे टॉस जीत के आपको गेंदबाजी का फैसला करना चाहिए था, यहाँ पे आपने बल्लेबाजी का फैसला किया। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये काफ़ी ख़राब शुरुआत रहेगी एसआरएच के लिए कि आप टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला करें और वैसा ही रहा। अगर आप देखें कि ना कि धोनी से भी जब पूछा गया कि आप टॉस जीत के क्या करते तो उन्होंने भी यही कहा कि वो अगर टॉस जीतते तो वो पहले गेंदबाजी का ही फैसला करते। तो चलिए दोनों कप्तानों को जो जो चाहिए था वो मिल गया इस टॉस के बाद। तो अगर हम बैटिंग की बात करें वहाँ पे तो जॉनी बेयरस्टो एक बार फिर जल्दी आउट हो जाते हैं। फॉर्म पकड़ी हुई थी उन्होंने और लेकिन अब फॉर्म से बाहर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जॉनी बेयरस्टो एक मैच विनर परफॉर्मर है और हम सब जानते हैं जैसे ही वो फॉर्म पकड़ेंगे वो कैसा दूसरी टीमों का हशर करते हैं। तो चलिए लेकिन फिर वहाँ से 3 नंबर पर मनीष पांडे जी आते हैं और मनीष पांडे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। स्ट्राइक रेट भी इस बार अच्छा रहता है उनका, मेरे ख्याल से 45 या 47 गेंदों में वो 61 रन बनाते हैं और काफ़ी अच्छी पारी रहती है उनकी। लेकिन दूसरे छोर पे डेविड वार्नर टिके होते हैं। डेविड वार्नर के बल्ले पे गेंद नहीं लग रही है। उन्हें काफ़ी बार ट्राई किया कि चौका निकल जाए, लेकिन 15-16 गेंदें हो चुकी होती हैं, कोई चौका नहीं निकल रहा होता है। कुछ अच्छे शॉट्स वो लगाते हैं लेकिन सीएसके वहाँ पर काफ़ी अच्छी फील्डिंग करती है, चाहे आप बात करें रविंद्र जडेजा सर की, चाहे आप बात करें दीपक चाहर की, चाहे आप बात करें शार्दुल ठाकुर की। मुझे ये 3 डाइव्स याद आती हैं जो इन्होंने 3 चौके रोके थे। तो डेविड वार्नर वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड ज़रूर दिख रहे हैं, इंटेंट थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखें डेविड वार्नर को हवा में मारने में संकोच कर रहे हैं, जबकि डेविड वार्नर ऐसे नहीं खेलते थे। तो चलिए लेकिन डेविड वार्नर की पारी 57 रन की होती है, 55 गेंदें खेलते हैं, तो रन अप ऑल से आसपास ही पारी होती है। तो इस पारी को मैं उतना अच्छा ग्रेड नहीं करूँगा जितना अच्छा पारी को ग्रेड मैंने मनीष पांडे जी की किया था, क्योंकि उनको अगर आप देखें पहले उनको आपने खिलाया, ऑरेंज कैप की सूची में उन्होंने अपना नाम दर्ज किया, लेकिन तब आपने उन्हें ड्रॉप कर दिया। अब आपने उनको फिर खिलाया, वापसी कराई है आपने उनकी, तो उम्मीद करेंगे मनीष पांडे यहाँ से अच्छा खेलें। तो इसके बाद अगर आप देखें तो केन विलियमसन आते हैं और केन विलियमसन की वो छोटी सी पारी रहती है 10 गेंदों की, लेकिन वो इम्पैक्टफुल पारी रहती है। अगर आप देखें 10 गेंदों में 26 रन वो बना के जाते हैं और शार्दुल ठाकुर को 1 ओवर में ही बुरी तरह अगर आप देखें रन मार देते हैं। और जो फिनिश किया इन्होंने केदार जाधव के द्वारा वो भी काफ़ी अच्छा था। केदार जाधव ने अंत की 2 गेंदों में 10 रन बना दिए थे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लड़ते झगड़ते आपकी जो टीम है वो 171 पे पहुँच जाती है, लेकिन 171 यहाँ पे मैच विनिंग टोटल नहीं है। मैंने आपको कहा था आप 170-171 पे अगर आप निगाह रखते हैं तो अपने आप आपकी जो साइट रहती है या आपका जो टारगेट रह जाता है वो 180 प्लस हो जाता है। 10 या 15 रन हमेशा ऐड हो जाते हैं जितना आप टारगेट शुरू में सोचते हैं, अगर आपके पास विकेट इन हैंड है। और इनके पास विकेट इन हैंड थी दोस्तों, 3 ही विकेट उड़ी थी, तो मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने 20 रन
कम बनाए। और यहाँ पे आज ड्यू फैक्टर नहीं आया तो इनका अच्छी किस्मत थी। तो अगर ड्यू फैक्टर भी आ जाता तो ये 171 के जो रन आपको दिख रहे हैं ये 150 रन ही रह जाते, क्योंकि ड्यू काफ़ी इम्पैक्टफुल पारी खेलता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद अगर आप गेंदबाजी की बात करें सीएसके की, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी रहती है। लुंगी एनडीडी 2 विकेट्स लेते हैं, विकेट मिलता है मेरे ख्याल से एक रविंद्र जडेजा को विकेट मिलता है। तो काफ़ी अच्छी मिला के अगर आप देखें तो ये टीम पहुंच जाती, गेंदबाजी में भी एक टीम ये यूनिट बन के बिखरती नहीं और दूसरों को बिखार देती है। तो अगर हम देखें इसके बाद अगर आप सीएसके की बैटिंग की बारी आती है दोस्तों, और एक काफ़ी अच्छी शुरुआत हमें देखने को मिलती है सीएसके कि अगर आप देखें यहाँ से सीएसके के बल्लेबाज काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं, काफ़ी अच्छी उनका इंटेंट लग रहा होता है, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हो चाहे वो फाफ डुप्लेसिस हो, काफ़ी अच्छे से वो बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, बल्ले के बीच में आ रही होती है। और यहाँ पे फाफ डुप्लेसिस की तारीफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखें ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो शुरू में टाइम लेके खेलते हैं, थोड़ा समय से खेलते हैं कि जैसे स्पिन आएगी उसको डोमिनेट करेंगे, और पेस के खिलाफ वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। लेकिन यहाँ पे फाफ डुप्लेसिस की तारीफ इसलिए करनी होगी कि जब ऋतुराज गायकवाड़ टाइम ले रहे होते हैं तब फाफ डुप्लेसिस प्रेशर नहीं बिल्ड होने देते अपने पे भी और ऋतुराज पे भी, और वो एग्रेसिव शॉट्स खेलते हैं। और यही एक ओपनिंग पार्टनरशिप या किसी भी पार्टनरशिप का एक काफ़ी अच्छा पॉइंट रहता है कि एक पार्टनर जहाँ पे कमज़ोर होता है दूसरा पार्टनर उसकी जगह लेता है। जैसे अगर आप देखें फाफ डुप्लेसिस स्पिन के खिलाफ थोड़ा स्ट्रगल करते हैं तो ऋतुराज वहाँ पे टेक ओवर करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप मिली है यहाँ पे सीएसके को, और उम्मीद करते हैं ये पार्टनरशिप थोड़ी लंबी जाए। और यहाँ पे अगर आप देखें जब तक ये दोनों ही आउट करते हैं एसआरएच के गेंदबाज, तब तक मैच पूरी तरह निकल चुका होता है उनके हाथ से। मेरे ख्याल से 130-135 रन की ये ओपनिंग पार्टनरशिप रहती है और काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप ये रहती है। और इसी के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे मैच काफ़ी आसानी से सीएसके जीत जाती है। तो अगर आप देखें कि ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म आ चुका है, ऑरेंज कैप होल्डर बन चुके हैं फाफ डुप्लेसिस, तो यहाँ पे सीएसके के लिए तो अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, सीज़न उनका काफ़ी अच्छा चल रहा है। पहला मैच हारने के बावजूद अब वो टॉप पे हैं, और ये काफ़ी अच्छी बात रही है सीएसके के लिए। और अगर हम वहीं इश्यूज़ की बात करें दोनों टीमों में, तो सीएसके ने अपने काफ़ी अच्छे से इश्यूज़ को एड्रेस किया है। ऋतुराज के ऊपर हम पहले कह रहे थे उनका फॉर्म नहीं आ रहा है, लेकिन धोनी ने उनके ऊपर निवेश किया, उनसे बात की, उनको कंसल्ट किया, और आज देख लिया ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले 3 मैचेस में क्या परफॉर्मेंस दी है। तो ये काफ़ी अच्छी बात रही है। तो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी सीएसके काफ़ी अब अच्छे ट्रैक पे पहुंच चुकी है, यहाँ पे मैच विनिंग ट्रैक्स पे आ चुकी है सीएसके, और उम्मीद करते हैं सीएसके यहाँ से और आगे बढ़े। और अगर हम वहीं बात करें कि ना कि एसआरएच के लिए क्या इश्यूज़ आए हैं, काफ़ी बड़े इश्यूज़ बन रहे हैं अब लगातार उनके लिए, क्योंकि अगर आप देखें अगर आप 6 में से एक ही मुकाबला जीतते हैं, वहाँ पे भी अगर आप वहाँ पे भी हारने की कगार पे आप मुकाबला जीत जाते हैं वहाँ से, तो मेरे अकॉर्डिंग आपके पास काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ है जिनको आपको एड्रेस करना चाहिए। और यहाँ से अगर आप देखें तो जो इश्यूज़ को मेन एड्रेस किया जाना चाहिए वो करना चाहिए इनके कोच वीवीएस लक्ष्मण सर को, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, इनके कप्तान डेविड वार्नर को, इनके जो वाइस कैप्टन है अगर आप देखें केन विलियमसन को, इन तीनों को मिलकर आपने इन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए। सबसे बड़ा इशू जो इनके पास एड्रेस है, आपको टॉस जीत के आपको सबसे पहले सही प्लेइंग 11 खिलानी है। दूसरा है कि ना कि अगर आप देखें तो मेरे अकॉर्डिंगली आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ जा रहे हैं कि ना कि जहाँ पे आपको टॉस जीत के गेंदबाजी करनी चाहिए वहाँ पे आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जहाँ पे बल्लेबाजी करनी चाहिए वहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। तो इश्यूज़ यहाँ पे भी हैं, आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना है। आपके पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या जितना भी कुछ है आपके पास, उसके साथ आपको जाना है, वहाँ से आपको बाउंस बैक करना है। सबसे बड़ी दिक्कत यही इस टीम के साथ आ रही है दोस्तों कि ना कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ जा रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग इनको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ नहीं जाना चाहिए। तो इन 2 इश्यूज़ को मेन इनको एड्रेस करना चाहिए अगर इनको आने वाले मैचेस में अच्छा प्रदर्शन करना है। तो चलिए चलते हैं एक बार फिर दिल्ली के मैदान में, जहां पे खेला जाएगा आज का दोपहर वाला मैच जो होगा एमआई वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। तो बैक टू बैक मुकाबले हैं, एक कल खेला गया एक आज खेला गया दिल्ली के मैदान में। तो पिच थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, उतनी स्लो नहीं होगी लेकिन हल्की सी फ़र्क ज़रूर पड़ेगा दिल्ली के पिच पे। तो यहाँ पे 160-170 के बीच आप स्कोरिंग को शुरू में सोचिए, और अपने आप जो आपके 170 हैं वो 180 के पार पहुँच जाएंगे। मैं आपको हमेशा से कहता हूँ दोस्तों कि ना कि आप अगर स्टार्टिंग में टारगेट थोड़ा 160-170 का रखते हैं तो अंत में जाते जाते अगर आप विकेट्स इन हैंड रखते हैं तो 180 का टारगेट अपने आप पहुँच जाता है। अब ड्यू फैक्टर नहीं होगा क्योंकि दोपहर का मुकाबला है, तो 180 रन बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। और यहाँ पे आप मेरे अकॉर्डिंग जो भी टीम टॉस जीतती है वो गेंदबाजी का फैसला ज़रूर करे। तो अगर हम चेंजेस की बात करें
तो मेरे अकॉर्डिंगली एमआई में कोई चेंज नहीं होगा। ज़रूर सोच रहे होंगे कि ना कि जो फॉर्म है क्विंटन डीकॉक का वो अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्विंटन डीकॉक ये भी मैच खेल जाएंगे। एक बदलाव की गुंजाइश ज़रूर लग रही है, आपके पास स्पिन का ऑप्शन नहीं है अच्छा, तो पीयूष चावला बेंच पे बैठे हैं, तो आप क्या आप उनको खिलाना चाहेंगे? तो आप कृणाल पंड्या या जयंत यादव में से किसी एक को ड्रॉप करके पीयूष चावला को खिला सकते हैं। तो एक ही चेंज मुझे दिख रहा है यहाँ पे मुंबई इंडियंस की टीम में। और अगर हम वही राजस्थान रॉयल्स की बात करें, कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। आप पिछला मैच जीत के आ रहे हैं, अच्छी टीम खिलाई थी आपने, और यहाँ से अगर आप देखें तो अगर इनको अच्छा करना है तो आप कैसे अच्छा कर सकते हैं दोस्तों? आपके पास अच्छे प्लेयर्स नहीं है इस टाइम पे, सब जानते हैं आपकी टीम थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन अगर आप देखें इनके जो टीम के यंगस्टर्स हैं, इनके जो टीम के जो अदर प्लेयर्स हैं, जैसे जॉस बटलर है, जैसे संजू सैमसन है, अगर ये सब मिलके अगर अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं तो ये मैच जीत जाएंगे। जैसे कि अगर आप देखें शुरुआत अगर अच्छी देते हैं जॉस बटलर, उस शुरुआत को कैरी फॉरवर्ड करते हैं संजू सैमसन, और अगर आपका अंत देखें तो वहाँ पे आप अगर राहुल तेवतिया और क्रिस मॉरिस आपका अंत देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा कैमियो रहेगा इस टीम के द्वारा, और इसी की उम्मीद की जाएगी इस टीम के द्वारा और इस टीम के मैनेजमेंट के द्वारा। तो कुमार संगकारा से और संजू सैमसन से हमें यही उम्मीद होगी कि ना कि ये काफ़ी अच्छे अगर आप देखें इंटेंट के साथ आगे वाली क्रिकेट खेलें। तो चलिए बात करते हैं कि हमारे प्लेयर टू वॉच आउट फॉर की जो सेगमेंट हमने किया है, तो इसमें मैं जा रहा हूँ कि क्रिस मॉरिस प्लेयर टू वॉच आउट फॉर होंगे या मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर होंगे इस मैच के, क्योंकि वो तीनों फेज़ में गेंदबाजी करते हैं, तीनों फेज़ में बल्लेबाजी कर सकते हैं। 2 मैचेस इस समय राजस्थान रॉयल्स जीती है और दोनों में उनका कंट्रीब्यूशन है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे भी मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो। और लास्ट जो सेगमेंट है मैं जा रहा हूँ दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के साथ कि ये मैच राजस्थान रॉयल्स जीत जाएगी। और अगर हम उसी के साथ रात वाले मुकाबले को देखें जो खेला जाएगा मुंबई वर्सेस केकेआर, ये दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहने वाला है मेरे अकॉर्डिंगली। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, दिल्ली बनाम केकेआर, मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहने वाला है। ये अहमदाबाद की पिच होगी, एक बार फिर से ड्यू फैक्टर आने की पूरी गुंजाइश है। तो मैं फिर से वही कहूँगा, आप टॉस जीतिए, गेंदबाजी का फैसला कीजिए। 170-180 पार स्कोर है इस विकेट पे, इतने आप बनाइए, क्योंकि अगर आप 180 पे पहुंच जाते हैं मेरे अकॉर्डिंगली इतने रन सफिशिएंट होंगे दूसरी टीम को रोकने के लिए। चेंजेस की बात करें दिल्ली में, मैं ज़रूर चाहूँगा कोई चेंज देखने को मिले कि अगर आप देखें आपके पास मार्कस स्टोइनिस का बल्ला नहीं चला है, स्टीव स्मिथ का बल्ला चला है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग स्टीव स्मिथ ही ड्रॉप किए जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखें मार्कस स्टोइनिस जिस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपके पास इंडियन प्लेयर उपलब्ध नहीं है, लेकिन जहाँ पे जिस नंबर पे स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी करते हैं वहाँ पे आपके पास इंडियन प्लेयर है अजिंक्य रहाणे। आप स्टीव स्मिथ को ड्रॉप करके अजिंक्य रहाणे को ला सकते हैं, और फिर आप ईशांत शर्मा को ड्रॉप करके एंड्रे चनौकिया को खिला सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें डेथ बॉलिंग मेरे हिसाब से इनकी थोड़ी कमज़ोर लग रही है। अभी कगिसो रबाडा उतने ज़्यादा फॉर्म में हमें नहीं दिखे हैं, ज़रूर पेडिग्री है, ज़रूर काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, तो फॉर्म में आने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक आधा मैच ही लगेगा, लेकिन तब भी जब तक वो फॉर्म में नहीं है तब तक आपको ये सोचना होगा कि आपकी डेथ बॉलिंग अभी कमज़ोर है। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये दो चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं कि स्टीव स्मिथ की जगह आपको अजिंक्य रहाणे प्लेइंग 11 में दिखे और ईशांत शर्मा की जगह आपको एंड्रे चनौकिया प्लेइंग 11 में दिखे। केकेआर की तरफ से मैं कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था इनको लॉकी फर्गुसन को खिलाना चाहिए, लेकिन ये हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो मैं इस बार फिर जाऊंगा कि ये नो चेंज के साथ जाएंगे। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही टीमें हैं जो उनको अपना बैलेंस, अपने प्लेयर्स, अपनी अप्रोच, अपना इंटेंट और अपने रिसोर्सेज, इनको सही जगह यूज़ करना होगा, सही तरीके से यूज़ करना होगा। और इसमें जो मेन रोल निभाती है वो मैनेजमेंट निभाती है दोस्तों। मैनेजमेंट अपने अगर आप देखें मैनेजमेंट कौन सी मैनेजमेंट, जो कोच स्टाफ है, जो प्लेयर स्टाफ है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगी इनके अप्रोच या इनके इंटेंट को सही करने में। और इनके कोचेस से मुझे यही उम्मीद है कि ये अपने प्लेयर्स को ऐसी डायरेक्शन दे कि उनका जो इंटेंट है या इनकी जो अप्रोच है वो पॉजिटिव ही रहे। तो ये काफ़ी अच्छी रहेगी मेरे अकॉर्डिंगली। मैं इस मैच में साथ जा रहा हूँ। अगर स्टीव स्मिथ ये मैच खेलते हैं तो मैं उनको मैच प्रोटेक्टर भी रख रहा हूँ, नहीं तो अगर वो नहीं खेलते हैं तो मैं अजिंक्य रहाणे को इस मैच में मैच प्रोटेक्टर रख रहा हूँ और दिल्ली कैपिटल्स को ये मैच जिता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी प्रेडिक्शन ठीक हो। तो अगर हम प्रेडिक्शंस की बात करें, मैंने पहले मैच में प्रेडिक्ट किया है कि राजस्थान रॉयल्स जीतेगी, दूसरे मैच में प्रेडिक्ट किया है कि दिल्ली कैपिटल्स जीतेगी। तो उम्मीद करते हैं हमारी प्रेडिक्शंस ठीक हों। और लास्ट में टॉप फैंटेसी पिक्स आपको दिख रही होंगी, दोनों ही टीमें आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो एक बार फिर मैं आपको यही बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप ये अपनी टीम खिलाते हैं ये दोनों, तो इसमें आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट भी हो सकता है। और मेरे अकॉर्डिंग आपको टॉस तक वेट करना चाहिए,
कि अगर प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस आते हैं इनके अलावा तो आप उसको देख के और सोच समझ के पिक कर सकते हैं। और अगर आपको फाइनेंशियल लॉस होता है तो दोस्तों आप अपने ज़िम्मेदारी पे लॉस उठाते हैं, हमारी इसमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट 24 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्हें ना मेरे नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिला करें।